मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या उनकी प्रत्येक कोशिका में, मनुष्य की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उसकी कोशिका होती है, उसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र कुल 46 होते हैं। 46 का मतलब कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनका अरेंजमेंट 2 ग्रुप में होता है। एक ग्रुप को दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, इसको आडोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जबकि 23वां जो जोड़ा होता है उस पर चूंकि लिंगी जीन उपस्थित होते हैं, इसलिए इन गुणसूत्रों को लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्यों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के कारण इसमें मेल फीमेल सेपरेट अलग होते हैं। पुरुषों में गुणसूत्रों का जो अरेंजमेंट होता है वो 44 + XY होता है। इसमें 44 आडोसोम्स होते हैं और XY इसका लिंगी गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम। स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या भी 46 होती है। यहाँ जो लिंगी गुणसूत्र है वो XX कहलाता है, इसलिए जो इनका विन्यास है स्त्रियों में गुणसूत्रों का वो 44 + XX है, या फिर इसको 22 + XX से लिखते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर विभिन्न लक्षणों के जीन उपस्थित होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर विभिन्न लक्षणों के जीन उत्पन्न होते हैं। ये जीन गुणसूत्रों पर एक निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। अब मनुष्य में जो गुणसूत्र है वो जोड़े में स्थित है। इसकी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, इसलिए इनको 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रूप में लिखा जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश मनुष्य के गुणसूत्रों का जो युग्म है, उस युग्म में गुणसूत्रों की संख्या में यदि परिवर्तन उत्पन्न होता है या गुणसूत्रों की संरचना में कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो जीन की स्थिति में परिवर्तन आएगा, DNA के लोकेशन में परिवर्तन आएगा, जिससे मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब गुणसूत्रों पर जीन होते हैं, गुणसूत्रों पर जीन विभिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। ये जीन एक निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो फिर यदि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए या फिर गुणसूत्रों की संरचना में कोई परिवर्तन हो जाए, तो ये जो 2 परिवर्तन है, ये DNA के लोकेशन, DNA की संरचना में परिवर्तन को प्रदर्शित करेंगे। तो फिर एक जो लक्षण में परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन हानिकारक दिशा में जाएगा, और जब मनुष्यों में परिवर्तन हानिकारक दिशा में आता है तो इसे रोग कहा जाता है। ये परिवर्तन या तो गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या में परिवर्तन के कारण आता है, यानी प्रत्येक जोड़े में यदि 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाए या 2 के स्थान पर 1 गुणसूत्र हो जाए या फिर गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आ जाए, तो फिर इस प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। फिर ये रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं। इन जन्मजात रोगों का कारण गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना या गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होना, यह परिवर्तन जो है गुणसूत्रीय व्यतिक्रम यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। अब मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है, यानी 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम से होते हैं, उनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर सेल्स 2 प्रकार की अवस्था में आ जाते हैं। एक यूप्लॉइडी कंडीशन कहलाती है, एक एनीयूप्लॉइडी कंडीशन कहलाती है। यूप्लॉइडी कंडीशन में गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह अपने मूल रूप में होते हैं। और एनेप्लॉइडी वो अवस्था है जहाँ गुणसूत्रों की संख्या में या तो परिवर्तन आता है या फिर गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आता है। तो एनेप्लॉइडी कंडीशन जो होती है ये असामान्य अवस्था होती है।
इसमें या तो गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में 2 से घट करके 1 हो जाती है, या फिर जोड़े में 2 से बढ़ करके 3 हो जाती है। तो फिर एनेप्लाइडी अवस्था जो है 2 रूपों में दिखाई देती है, एक हाइपरप्लाइडी अवस्था, एक हाइपोप्लाइडी अवस्था। हाइपरप्लाइडी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है और हाइपोप्लाइडी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2 से कम हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं उनको क्रोमोसोमल सिंड्रोम कहा जाता है। अब इस सिंड्रोम के कारण कुछ जन्मजात रोग उत्पन्न होते हैं। आज इस वीडियो में इन्हीं जन्मजात रोगों की पहचान और उसके कारण को लिया जाएगा। ऐसे रोगों को हम क्रोमोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। इन सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडोचेक सिंड्रोम ये आते हैं। तो क्राइडोचेक सिंड्रोम जो है ये क्रोमोसोम्स की संरचना में परिवर्तन के कारण आता है। बाकी डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम जो है ये जोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण है। डाउन सिंड्रोम जो है ये 21वें गुणसूत्रों की ट्राइसोमो अवस्था होती है। मतलब गुणसूत्रों का जो 21वां जोड़ा है उसमें 2 क्रोमोसोम्स के स्थान पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है। 2 क्रोमोसोम्स के स्थान पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है। तो कुल गुणसूत्र 21वें में 21वें जोड़ों में कुल गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 हो जाते हैं। ये अवस्था ट्राइसोमी कहलाती है। तो जो अब 21वें जोड़े में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो गए तो फिर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर के 47 हो गई। इस रोग का वर्णन सबसे पहले लैंगडॉन डाउन ने किया था, इसीलिए इस सिंड्रोम को उनके नाम से डाउन सिंड्रोम माना जाता है। इसमें रोगी का चेहरा जो है मंगोलों की तरह से हो जाता है, इसलिए इसको मंगोलियन जड़ बुद्धिता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मंगोलियन आइडोसी कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि इस रोगी में उसकी जीभ कटी होती है, आंखें तिरछी हो जाती हैं, कद छोटा हो जाता है और मस्तिष्क जो है वो रिटार्ड कर जाता है, यानी अल्प विकसित हो जाता है। आमतौर से ये रोगी 12 से 14 वर्ष तक जीवित रहता है। ये स्थिति है डाउन सिंड्रोम की। तो नीट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसकी ट्राइसोमी अवस्था पर पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि क्या ये हाइपोप्लाइड है या हाइपोप्लाइड है, क्या ये हाइपोप्लाइड है या फिर हाइपरप्लाइड है। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। इनके जो लक्षण हैं उन्हें भी हमको याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम है। इसकी खोज J.H. एडवर्ड ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ जो है 18वीं जो जोड़ी गुणसूत्र है उसमें 2 के स्थान पर 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी कुल 3 गुणसूत्र 18वीं जोड़ी में हो जाते हैं। तो जो 46 गुणसूत्र है वो बढ़ करके कुल 47 हो जाता है। जो बच्चे इससे ग्रसित होते हैं उनका मस्तिष्क जो है वो अल्प विकसित होता है, अंग और अंग तंत्रों में विकार उत्पन्न होता है, खासतौर से हृदय में। यहाँ ये बच्चा केवल 6 माह तक ही जीवित माना जाता है। फिर पटाउ सिंड्रोम जो है ये 13वीं जोड़ी में हुआ, यानी 13वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें 2 गुणसूत्र के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो 3 गुणसूत्र होने का मतलब ये हुआ कि कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। चूँकि इसकी खोज पटाउ ने की थी इसलिए इसको पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें भी बच्चा जो है 3 माह तक जिंदा रह पाता है। इस रोगी का जो मस्तिष्क होता है वो अल्प विकसित होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके तालों में दरार होती है, इसका ऊपरी ओर बीच में कट जाता है। आमतौर से ये बहरापन महसूस करता है और इनके अंग तंत्र विकृत होते हैं।
फिर क्राइडू-चैट सिंड्रोम जो है ये स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक विभिन्नता के कारण आता है। यानी इसमें पांचवी जो गुणसूत्र की जो शार्ट आर्म है वो विलुप्त हो जाती है। पांचवें गुणसूत्र, पांचवें जोड़े की जो गुणसूत्र का जो शार्ट आर्म है वो विलुप्त हो जाता है। जो इसकी खोज जो है लेजियोने ने की थी। इस रोग में बालक के रोते समय बालक जो है बिल्ली की आवाज़ उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको क्राइडू-चैट सिंड्रोम कहा जाता है। यहाँ ये मानसिक और शारीरिक रूप से विकृत होता है। तो ये सिंड्रोम है। इन सिंड्रोम के आधार पर नीट में बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम भी इन प्रश्नों को लेकर के यहाँ सॉल्व करेंगे। अब पहले प्रश्न में देखिए, इसमें दिया हुआ है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर, यानी गुणसूत्रों का जो जोड़ा है उसमें 2 गुणसूत्र के स्थान पर 3 गुणसूत्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो 3 गुणसूत्र के कारण 3 गुणसूत्र के कारण ये ट्राइसोमी हो गया। ये अवस्था हमको 21वें क्रोमोसोम्स में मिल रही है, 21वें जोड़े में। तो फिर ये रोग होगा डाउन सिंड्रोम का। दूसरा है मंगोलियन इज आल्सो, ये भी डाउन सिंड्रोम के रूप में पहचाना जाता है। और फिर तीसरा प्रश्न है विच काइंड ऑफ डिजीज इज डाउन सिंड्रोम। तो जो ये दैहिक गुणसूत्रों में पाया जाता है, इसलिए ये ऑटोसोमल हुआ। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू दी एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, यानी 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द क्रोमोसोमल नंबर इंक्रीज इन 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम, यानी ऑटोसोम के 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण ये उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच, इसमें कौन सा युग्म जो है सही है। इसमें डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें गुणसूत्र के लिए है, ये मैचिंग सही मानी जाती है। क्रोमोसोमल नंबर ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो इसी कारण 46 के स्थान पर कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। A woman with 47 chromosome due to 3 copies of chromosome 21 is characterized by ये डाउन सिंड्रोम की स्थिति है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउन सिंड्रोम। आमतौर से माताओं में 35 साल की अधिक उम्र के कारण डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है मैटरनल एज, ये फिर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न में आइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउन सिंड्रोम, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्रीजेस व्हेन द मैटरनल एज, हमने अभी बताया 35 वर्ष की अवस्था बढ़ने पर, 35 वर्ष की अवस्था बढ़ने पर डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कोशिका विभाजन के समय, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, सिस्टर क्रोमैटिड्स में इस पृथक्करण होता है। होमोलॉगस क्रोमैटिड्स में, सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिसजंक्शन यानी सेपरेशन होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी माता में 35 साल की उम्र से अधिक अवस्था होने पर बढ़ जाती है, तो इसलिए बी आंसर इसका सही होगा। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू नंबर 1 लिंकेज, दूसरा डुप्लीकेशन, क्रॉसिंग ओवर, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन माना सिस्टर क्रोमैटिड्स का पृथक न होना। जब पृथक नहीं होगा तो हमारी 2 संतति कोशिकाएं बनेंगी, एक में गुणसूत्र अधिक हो जाएंगे, दूसरे में गुणसूत्र कम हो जाएंगे। इन डाउन सिंड्रोम कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है समजात गुणसूत्रों का पेयरिंग, हैज शोन दैट द डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 यूजली ड्यू टू, आप देखिए नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म सेल फॉर्मेशन, addition of a
extra chromosomes during cleavage of zygote, a non-disjunction during egg cell production, and non-disjunction during spermatogenesis. ये डी आंसर आपका सही होगा. Whose number of sex chromosomes are normal? किस अवस्था में सेक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल है? इसमें आपको डाउन सिंड्रोम मिलेगा जिसमें कि केवल ऑटोसोम्स की संख्या में परिवर्तन आता है. फिर अगले सवाल में है द कंडीशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ए मेल चाइल्ड ऑफ डाउन सिंड्रोम विल बी. तो डाउन सिंड्रोम का जो है सेक्स क्रोमोसोम से कोई मतलब है नहीं, चूँकि ये चाइल्ड मेल है इसलिए XY कंडीशन इसकी मिलेगी. Epicanthus is the symptom of. Epicanthus का मतलब ये होता है कि जो आईलिड्स होती हैं उन आईलिड्स की जो त्वचा होती है वो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं. एपिकैंथस में आईलिड्स जो पलकें होती हैं उनकी त्वचाओं में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं. ये डाउन सिंड्रोम की स्थिति बनती है. ये डाउन सिंड्रोम की स्थिति बनती है. अगले क्वेश्चन में है एनी चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्वॉल्व इन. सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होता है सिर्फ डाउन सिंड्रोम के. जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम से मतलब है, सेक्स क्रोमोसोम से नहीं मतलब है. अगले क्वेश्चन में डाउन सिंड्रोम इज काज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 25. What percentage of offspring produced by an affected mother and a normal father will be affected by this order? इसमें ये कहा गया कि एक माता में डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है. यदि उसका विवाह एक नॉर्मल पुरुष से होता है तो उसकी संतानों में इस रोग का क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है. आप इसका चेकरबोर्ड से बनाइए, आपको 50% प्रोबेबिलिटी मिलेगी. उसके बाद अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज ट्राइसोमिक फॉर क्रोमोसोम 18 था. 18वां जो जोड़ा है उसमें ट्राई सिंड्रोम आता है तो ये एडवर्ड सिंड्रोम कहलाएगा. अगला क्वेश्चन है डाउन एडवर्ड एंड पटाउ सिंड्रोम ऑफ. ये तीन सिंड्रोम चेंज इन ऑटोसोम, चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम, म्यूटेशन ड्यू टू मैलन्यूट्रिशन, बोथ चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम. तो ये ऑटोसोमल है इसलिए इसका ये ऑप्शन है. क्राइडू-चेट सिंड्रोम इज कास्ड बाय. क्राइडू-चेट सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम्स है उस क्रोमोसोम्स का जो शार्ट आर्म है वो विलुप्त हो जाता है. इसको डिलीशन कहते हैं इसलिए इसका आंसर ये होगा. उसके बाद 36वें में है क्राइडू-चेट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कास्ड बाय दी. अगले क्वेश्चन देखिए ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, लॉस ऑफ हाफ द लॉन्ग आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम एंड लॉस ऑफ द हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम. तो ये आंसर आपका सी वाला सही होगा. 5वें गुणसूत्र में का जो जोड़ा है उसमें जो गुणसूत्रों की शॉर्ट आर्म है उसका डिलीशन हो जाता है. 37वां क्वेश्चन है डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4th क्रोमोसोम रिलीव्स. लेकिन ये अगर चौथावें क्रोमोसोम में ऐसा होता है तो ये वुल्फ-हिश्नर क्रोमोसोम सिंड्रोम कहलाएगा. ये आपके एनसीईआरटी से बाहर है. इसी तरह से ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है. द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज फाउंड इन द पेशेंट ऑफ अल्बिनिज्म. ये इसका आंसर सही होगा. ये भी एनसीईआरटी से बाहर है. Which autosome in human being gives rise to Philadelphia chromosomes? ये 22nd डी आंसर इसका सही होगा. ये भी नीट से बाहर है. In humans, Philadelphia chromosome result from the reciprocal translocation between chromosome number. तो स्ट्रक्चरल जो व्यतिक्रम आता है क्रोमोसोम्स में जिसके कारण जन्मजात रोग उत्पन्न होते हैं उसकी कई कारण हैं. उन कारणों में एक डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, एक ट्रांसलोकेशन भी है. तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो है ये 9 से 22 की स्थिति में आता है. यानी ये सी आंसर इसका सही होगा.
ये भी आपके जो है एनसीईआरटी से बाहर है। बर्किट्स लिम्फोमा ए वाइट ब्लड कैंसर इज एसोसिएटेड विथ रिसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन 8वें और 14वें क्रोमोसोम। 8वें और 14वें क्रोमोसोम के मध्य रिसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होती है। ये भी आपके एनसीईआरटी से बाहर है, तो फिर भी इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति हुई जिसको तैयार करना है आप।